13 महीने से किसान आंदोलन को नहीं मैं राज्यपाल जी को जितने सॉफ्टनेस से और जितने अपनी जिसको कहूँगा जितनी अपनी छाती पर बैठाकर सरकार ने उस आंदोलन को लिया, कोई दूसरी सरकारें नहीं ले सकती थी। क्या सरकार के पास ऑप्शन था सरकार के पास? भैया ऑप्शन क्या था? ऑप्शन तो कुछ था ही नहीं। इंदिरा गांधी का समय देखा था आपने, कैसे आंदोलनों को डील करती थी? गोरक्षकों का आंदोलन देखा था, कितने कितने बाबे मारे गए थे। इन कांग्रेसियों ने सिखों पर कितना कत्लेआम किया था, वो मालूम है? 84 के दंगे। इन कांग्रेसियों के वो पाप याद है? इन्होंने धर्मस्थलों तक नहीं बख्शा था, टैंक चढ़ा दिए थे। सलाम कीजिए मोदी जी की विनम्रता और धैर्य और पेशेंस को। ये आदमी बहुत पेशेंस वाला, पेशेंस भी इस शख्सियत की ताकत है। आपने देखे नहीं है ऐसे चीजों को भूल गए आप, या आपकी उम्र छोटी थी? ये किया कांग्रेस पार्टी ने, ये किया श्रीमती इंदिरा गांधी ने। टैरों गड़े में टैर डाल के सिख जलाए गए थे। याद कीजिए उस पाप को। नमस्कार, मेरा नाम है सत सिंह और दी हरियाणा टॉक्स में हमारे आज खास मेहमान हैं भारतीय जनता पार्टी के नेशनल सेक्रेटरी, हरियाणा सरकार में रहे मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ जी। धनखड़ साहब के कई परिचय हैं, लेकिन आज हम जो सर का इंटरव्यू करेंगे वो राजनीति के विषय पर करेंगे। धनखड़ साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सत सिंह जी, और आपकी इस पहल और जिस प्रकार से आप एक नए स्वरूप में आए हो उसका भी अभिनंदन है जी। धनखड़ साहब, सबसे पहले तो अभी आप यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी के प्रोग्राम से सीधा हमारे स्टूडियो आए हो, तो अमित शाह जी इतने बड़े मंत्री हैं और भारत सरकार में बहुत कुछ उनके ऊपर दायित्व है, तो किस लिए रोहतक आए थे? देखिए, आज उनके आने के दो निमित्त थे रोहतक में। एक तो साबर डेयरी का जो एक यहाँ प्लांट है अमूल का, उसका कुछ एक्सटेंशन था। वहाँ अलग अलग ज़िले के हिसाब से डेयरी बनी हुई है और उस सब मिलकर एक अमूल का उनका कॉन्फेडरेशन बनता है। तो यहाँ साबर का प्लांट है, तो उन्होंने कुछ अपने प्लांट को बढ़ाया था। उसके वो कोऑपरेटिव मिनिस्टर भी हैं, और गुजरात में दूध क्रांति अपने आप में एक बड़ी क्रांति है, तो उससे उनका ज़बरदस्त कनेक्ट है उसके एक्सटेंशन के लिए। उसके बाद वो आए एमडीयू में, जहाँ हमारे जो आर्टिजन हैं, प्रजापति भाई हैं, कोई बिजली का काम करने वाले हैं, कोई अपना जो सूत काटते हैं, ऐसे तरह तरह के जो आर्टिजन्स हैं, जो अपने कारीगर हैं, दस्तकार जिनको हम पहले कहते रहे, उनको आधुनिक मशीनों के वितरण के लिए आए। तो ऐसे बड़ी संख्या में आज वहाँ आर्टिजन्स थे, और सबको एक एक मशीन जो है जैसा जैसा उसका काम है, किसी को बिजली का काम करता है तो उसकी किट दी गई है। कोई नया मॉडर्न चाक हमने भी देखा, मॉडर्न चरखे, चमड़ा सिलाई की मशीनें, तो ऐसे जो भी भिन्न भिन्न प्रकार के दस्तकार हैं उनको मशीनों का वितरण करने के लिए आए हैं। और जो नई भारतीय न्याय संहिता बनी है उसके कुछ कानूनों के इम्प्लीमेंटेशन के लिए वो अभी कुरुक्षेत्र गए हैं, जो भारत हरियाणा की भूमि से करेंगे। कुरुक्षेत्र की भूमि उस नाते से धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र ऐतिहासिक है, तो उनका दौरा जहाँ इन आर्टिजन्स को देश की श्वेत क्रांति को बढ़ावा देगा, वहीं नई न्याय व्यवस्था को मजबूत करेगा, और कार्यकर्ताओं में तो एक उत्साह और ऊर्जा उनके दौरे से आती है। अच्छा धनखड़ साहब, हरियाणा पे आते हैं। जब 2024 के चुनाव चल रहे थे तो एक हवा थी, खास करके उस इलाके में जिस इलाके से हम अभी बैठे हैं, रोहतक हो गया, झज्जर हो गया, सोनीपत में हालांकि थी लेकिन सीटें अलग तरह से आई। एक हवा थी कि कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी। उस समय चूँकि आप बीजेपी में तब से जुड़े हुए हैं, तब हरियाणा में बीजेपी उतनी मजबूत नहीं थी। आप किसान मोर्चा के भी अध्यक्ष रहे हैं, आपने पूरा देश ट्रैवल किया, तो आप पर जिम्मेदारी अक्टूबर 2024 में जो परिणाम आया उससे पहले बीजेपी में, और आप पर क्या जिम्मेदारी थी कि कैसे पार्टी की सरकार तीसरी बार आए? क्योंकि सब कुछ तो ग्राउंड से आवाज़ें तो आपके पास भी आ रही होंगी। देखिए, मुझे अध्यक्ष बनाया गया था 20 में, 19 में सरकार बनी, 20 में अध्यक्ष बनाया, और 23 तक मैं अध्यक्ष था। और आपको मालूम है कि उस समय जिस प्रकार का कोविड का एनवायरनमेंट था, किसान आंदोलन का एनवायरनमेंट था, पार्टी कैडर, सरकार, कोविड के कारण से, बाकी सब वातावरण से, उस समय काफ़ी चैलेंजिंग टाइम था। और उस समय प्रधानमंत्री जी ने जो एक नया आह्वान किया था, सेवा ही संगठन है। हमारा संगठन सहज करके, जिसको संघ स्कूल ऑफ थॉट भी आप कहते हैं, आप पूर्व चर्चा में बात कर रहे थे, हमारा संगठन शुरू में केवल संगठन करता था।
संगठनकर्ता से फिर चुनाव लड़ने वाले कार्यकर्ता बने। जी, जीतने वाले नहीं बने शुरू में, केवल चुनाव लड़ने वाले कार्यकर्ता बने। 0 से स्टार्ट किया। 1952 में हाँ, चुनाव लड़ते थे, बूथ लगाना, ये करना वो करना, पर्ची बांटना, लेकिन रिजल्ट उस प्रकार के प्रारंभ में ऐसा नहीं है। 67 से कुछ रिजल्ट आने शुरू हुए। जब उसके बाद फिर आंदोलनकर्ता बने, कश्मीर आंदोलन, राम जन्मभूमि आंदोलन, तो उससे आगे बढ़े। जब अटल जी की सरकार आई तो फिर गुड गवर्नेंस, नीचे तक चीज़ें कैसे पहुँचे, तो सरकार के होते हुए कार्यकर्ता कैसे मदद कर सकता है, तो आम आदमी तक चीज़ें कैसे पहुँचे, तो उस रास्ते पर गए। उसी कारण से स्वराज के काम के लिए गुड गवर्नेंस के जो है वो प्रेरित बने। लेकिन देश के सामने जब चैलेंज आया तो उस समय सेवादार बने। एक तरह से सेवा ही संगठन, एक नए लेवल पर मोदी जी संगठन को ले गए। और मुझे याद है अनिल जी हेल्थ मिनिस्टर थे, अनिल जी, उन्होंने कहा हमारे एक भी अस्पताल के साथ कैटरिंग नहीं है। उस समय हमने सभी अस्पतालों के साथ, जितने भी जिला हेडक्वार्टर पर थे, सबके साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रसोई लगाने का एक तरह से काम किया कि आपका भोजन हम पहुंचाएंगे, ऑक्सीजन सप्लाई, रेमडेसिविर। मुझे इस बात का मतलब संतोष है कि डायरेक्ट अमेरिका से हमने एक कैंटर जो है वो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का मंगाया, ब्लैक फंगस की दवाई मंगाई। क्यों मंगाई? सरकार होते भी क्यों मंगाई? क्योंकि डायरेक्ट जल्दी मिलती है। सरकार को अपना एक प्रोसीजर है कि कितने दिनों में उसका टेंडर होगा, टेंडर की टाइमिंग है, टेंडर कौन उठाएगा, उसकी अवेलेबिलिटी कब होगी, टेंडर किसका सबसे अच्छा आएगा। लेकिन आपद जब धर्म होता है तो उस सारे में सरकार की प्रक्रिया से कम समय में डायरेक्ट व्यापारी काम कर सकता है। और उस समय में डायरेक्ट जो लोग मेडिसिन्स के ऐसे उपकरणों का जो काम करते थे, उनका उपयोग करके पार्टी ने पैसा दे के और ये मंगाने का काम किया। और आपको ध्यान होगा हर जाके हमने जो है हर जिले में कंसंट्रेटर बांटने का काम किया। जो हमारा सामर्थ्य था, ब्लैक फंगस की दवाई हमने पहुँचाने की कोशिश की। रेमडेसिविर जो यहाँ सरकार के माध्यम से अवेलेबल हो रहा था, तो वो भी कैसे से एक मुझे याद है कि एक इंजेक्शन के लिए पूरे हरियाणा की ट्रेवलिंग हो जाती थी। आज सिरसा में चाहिए, रोहतक में अवेलेबल है, पंचकुला में अवेलेबल है और गुड़गांव में चाहिए। कार्यकर्ता दौड़ता था। तो ये उस समय बड़े एक लेवल पे गए और उसके कारण से जो एक वातावरण बदलते चैलेंजिंग भी था, किसान आंदोलन के लिए भी चैलेंजिंग था। पहली आपको ध्यान होगा कि तिरंगा यात्राओं से मैंने काम शुरू किया जी। और उस तिरंगा यात्रा से शुरू होते होते मुझे इस बात का आनंद भी है कि मैं बिल्कुल देशभक्ति से कार्यकर्ता के दिल को छू पाया। मैं एक चार्टर प्लेन भर के अंडमान निकोबार ले गया। 158 कार्यकर्ता थे। और अंडमान निकोबार काला पानी वो जगह है, अगर कहीं देश में कहीं जैसे शादी में पार्टी चल रही है ना, तो सबसे नाजुक जगह उसकी वो होती है जहाँ भट्ठी चल रही होती है। आज़ादी का आंदोलन चल रहा था अगर देश में, तो उसकी भट्ठी जो है वो काला पानी में थी। वहीं भेजा जाता क्रांतिकारियों को, सब क्रांतिकारियों को वहाँ भेजा जाता था, जिसको अंग्रेज सरकार काबू नहीं कर सकती थी। 1858 में पहले जो झांसी की रानी की सेना के 200 सैनिक वहाँ गए थे। कितनों को फांसी दी गई, कितने मरे। आपने कहीं सुना है कि मरने से पहले क्रिया कर दो, जो अपन मरने के बाद क्रिया करते हैं ना व्यक्ति की, मरने से पहले, और एक साथ तीन की, क्योंकि 3 लोगों को एक साथ फांसी दी जाती थी। पता है मरने से पहले क्यों करते थे? बाद में दाह संस्कार नहीं करते थे, जल संस्कार होता था। यानी उस डेड बॉडी को सीधा रस्सी काट के समुंदर में जाने दिया जाता था। ये गीत भी सार्थक नहीं था उनके लिए, तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुलबन के मैं खिल जावा, मेरी इतनी सी है आरज़ू। उनको देश की मिट्टी भी नसीब नहीं हुई। वहाँ मैं लेकर गया और वहाँ से जो एक कैंपेन शुरू हुआ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती हमने जो है 7200 स्थानों पर बनाए। 4 लाख लोग शामिल हुए थे उस दिन। 5200 लोगों को हमने सम्मानित किया था। और वहाँ से उस यात्रा को शुरू करके युवाओं का जत्था मेरे साथ हुसैनी वाला गया, जहाँ भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की समाधि। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के तीनों के घरों पर युवा मोर्चा के कार्यकर्ता मेरे साथ के, किसान मोर्चा के साथ ही वहाँ गए। अल्फ्रेड पार्क जहाँ चंद्रशेखर आज़ाद बलिदान हुए थे। और उसको बढ़ाते बढ़ाते 80 विधानसभाओं तक पन्ना प्रमुखों के सम्मेलन किए मैंने हरियाणा राज्य में, जिसको मेरी ही पार्टी का कैडर उस समय स्वीकार नहीं करता था। क्या हम वहाँ तक जा सकते हैं? क्या हम गुजरात, मध्य प्रदेश बन सकते हैं? 90 में से 80 विधानसभाओं के
पन्ना प्रमुख का सम्मेलन मैं कर चुका था जब तक मेरे पास अध्यक्षता थी। 10 बचे थे, वो बाद में हुए। और मैं मानूंगा कि उस समय जो कार्यकर्ताओं ने परिश्रम की पराकाष्ठा की और कैडर हमारा अंतिम उस तक, आपको मालूम है कांग्रेस पार्टी के लोग यहीं पर जो जिनकी आप चर्चा कर रहे थे, कहते हैं ना पन्ने फाड़ देंगे। हाँ, बाद में उनको रियलाइज हुआ कि उन्होंने अपना संगठन बनाना चाहिए था। उन पन्ना प्रमुखों ने ही कांग्रेस के शासन उस जिस वातावरण की आप चर्चा कर रहे थे उस वातावरण के बाद नहीं आने दिया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनी, मुझे संतोष भी है, इस बात का गौरव भी है। तो ये जो हवा हम लोग सुन रहे थे ग्राउंड पर, कांग्रेस आ गई, हुड्डा बनेगा, उसका नुकसान आपको खुद भी निश्चित हुआ, रूप से देखिए, तो वो क्या था फिर? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, ये 8 सीटें छोड़ दो आप, सोनीपत ने उस बात को नहीं माना, सोनीपत एक सीट को छोड़ के खरगोदा ने नहीं माना, राय ने नहीं माना। आप देखोगे जो है गन्नौर में भी निर्दलीय आ गया, हम नहीं आए तो, है ना, गोहाना में भी आ गया, सोनीपत ने नहीं माना। केवल झज्जर रोहतक ये मानता रहा, ये टापू बन गया, उसका नुकसान मुझे भी हुआ निश्चित रूप से। तो ये उस समय की जो मेहनत और कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत की, मैं इसका सारा श्रेय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को दूंगा कि मैं उन सौभाग्यशाली अध्यक्षों में से हूँ जिनके कहने से 1 लाख कार्यकर्ता काम करता था। 3 लाख कार्यकर्ता मेरी लिस्ट पे था। 3 लाख एक साथ कभी काम नहीं करता है, हमेशा मेरा तजुर्बा 1/3 ही काम करता है। कभी दूसरा करेगा, कभी तीसरा करेगा, कभी पहला करेगा। 1 लाख तक कार्यकर्ता ने काम किया। एक दिन में 3 बीजेपी की रैलियां, मुझे याद है, हम वो समय भी था जब एक रैली के लिए 1 महीना लगता था हमको। लेकिन मेरी अध्यक्षता के समय में उस दिन रोहतक में भी रैली थी, उस दिन फरीदाबाद भी रैली थी, उस दिन गुड़गांव लोकसभा भी रहती थी। एक दिन में 3 रैलियां, एक लोकसभा की। किसी एक दूसरे को बुलाया और भेजा नहीं। बादली की जनता को क्यों नहीं समझा पाया? आपको क्या लगता है कि आप अंडमान निकोबार गए, पूरे देश गए, सारी चीजें की, लेकिन जो आपकी अपनी असेंबली यहाँ की एक लोगों की जो लगन थी वो आप इसको ये समझिए, आप केवल बादली की जनता का विषय नहीं है, विषय इसमें एक बोर भी है। मैं चाहूँगा कि आपके माध्यम से वो विषय जाएगा तो अच्छा होगा। मैंने यहाँ जाट सभा के कार्यक्रम में भी गया। देखिए, जो वर्ग और जो इलाके इकोसिस्टम को नहीं पहचानते वो सत्ता से दूर रह जाते हैं। 14 के बाद देश में बीजेपी का इकोसिस्टम बना। कुछ लोगों ने उसको उसके नज़दीक नहीं आने दिया इकोसिस्टम के, अपने स्वार्थों के लिए। यहाँ जो आरक्षण का आंदोलन हुआ वहीं से डिस्टेंस बननी शुरू हुई। उस समय कोई, मुझे नहीं लगता कि उसकी आवश्यकता थी। आज भी आकलन करना चाहिए, क्योंकि वार्ता चल रही थी। हम खुद प्रधानमंत्री जी के घर पर लेकर गए थे, हम खुद जो है अमित शाह जी के घर पर लेकर गए थे, मुख्यमंत्री जी लगातार वार्ता में थे, और उसके बावजूद भी, इस आंदोलन के बावजूद भी विधानसभा से बिना बहस के कानून पास कराया था। आवश्यकता नहीं थी। चीज़ों पर डायलॉग बहुत अच्छा था, चीज़ें ठीक रास्ते पर जा रही थी। कोर्ट में नहीं स्वीकार हुआ, गिरा, एक अलग विषय, कोर्ट एक अलग संस्था है, उसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती। लेकिन जिस तरह से लोगों ने चाहा था उस तरह से चीज़ें आगे बढ़ी थी। तो इसलिए कोई उस आंदोलन के कारण से इस इलाके को भी, और मैं कहूँगा कि जाट समाज को भी, बीजेपी से दूर करने का काम किया कुछ लोगों ने अपने निहित स्वार्थों के लिए। जाट समाज उन्हीं निहित स्वार्थों के कारण से वो बाद में भी इस बात को आगे बढ़ाते रहे 2-3 और आंदोलनों के माध्यम से। हरियाणा का रोल नहीं था किसान आंदोलन में इतना, लेकिन उन्होंने रोल वहाँ जाके रोटियाँ सेकी। नहीं, अपने बॉर्डर तो थे, 2 बॉर्डर तो अपने ही थे। हाँ, उसने रोटियां सेकी उन्होंने जाके। आप समझ गए, पंजाब से आंदोलन उठ के आया था, पंजाब के विषय अलग थे। हरियाणा में तो सारी फसलें खरीदी जा रही थी। हरियाणा में तो अच्छा मुआवजा मिल रहा था, हरियाणा में तो भावांतर भरपाई ले आए थे। एमएसपी तो नहीं मिला, एमएसपी का इशू तो चल ही रहा है। नहीं, हरियाणा में जो एमएसपी देने वाला एकमात्र स्टेट है जिन्हें लीगली दे रखा है, नोटिफिकेशन करके दे रखा है। हरियाणा में नोटिफाइड है आपकी 24 जो है, हम आपकी 24 फसलें खरीदेंगे। कोई दूसरा स्टेट दिखाओ जिसमें नोटिफाइड हो। लेकिन हमारे यहाँ तो मुख्यतः 3-4 फसल ही होती हैं। नहीं, ज्यादातर जो भी होती है। 14 तो मैं ही खरीदने लगा था। कब आओगे इस दिमागी उससे कब बाहर आओगे? 14 एक फसल, यहाँ बाजरा खरीदा जा रहा था, यहाँ सरसों खरीदी जा रही थी, कभी नहीं खरीदी गई। यानी कोई पढ़ा गया, वो पढ़ाई तो बड़ी अच्छी है जी, हो क्या रहा है उसको कौन देखेगा? नहीं, देखो, मुझे तो वो याद है। हाँ, 2007 में एक आप बताओ, आप पत्रकार हो, आपने ट्रिब्यून में लिखा है, एक स्टेट बताओ हरियाणा के सिवा जिसमें 24 फसल नोटिफाइड हो कि हम खरीदेंगे। नोटिफिकेशन है या वो गवर्नर के माध्यम से नोटिफाई की हुई है। सर, मुझे तो वो समय याद है जब 2007 में आप और अनिल विज जी कुर्ता निकाल के एमएसपी के लिए रेल रोकते थे।
और एमएसपी लागू नहीं हुआ। मुझे ये गर्व है, एमएसपी आज भी है, एमएसपी तब भी था। हमने जो आंदोलन किया, जो चाहे वो पद यात्राएं की, चाहे साइकिल यात्राएं की, वो इसलिए की कि कांग्रेस पार्टी के समय में, आपको याद होगा, बिल्कुल ठीक एक एक बात को ठीक समझना और समझाना चाहिए। गलतफहमियों में रहने से ना किसान का भला होता है, ना रखने वालों का भला होता है। वो हमेशा नुकसान करते हैं जिसका लॉन्ग टर्म में आकलन होता है। और आज इसी आकलन पे मैं ला रहा था कि किन्होंने नुकसान किया हमारे समाज का और हमारे इलाके का, वो पता रहना चाहिए। 1.5 रुपये के चेक देते थे। आपको पता है, मैं पहला व्यक्ति था मंत्री बनते जिन्होंने 12,000 रुपये मुआवजा किया था प्रति एकड़। आपके ध्यान में है ना ये बात? 6,000 रुपये एकड़ था, 500 रुपये मिनिमम किया था, आपके ध्यान में है ना? फसल बीमा के लिए मैंने पद यात्रा की थी। ये सब लोग मना कर रहे थे कि फसल बीमा मत लो। आज 1100 करोड़ रुपया सालाना मुआवजा मिला है। 10 साल के हुड्डा राज में 1100 करोड़ नहीं था। तथ्य और सत्य लोगों तक जाने चाहिए, आवश्यकता है। और मैं पहले सवाल पूरा सुनो जो आपने सवाल किया है। मैं सोमपाल शास्त्री जी का नाम याद है जी? किसान आयोग बना था, अटल जी ने बनाया था। किसान क्रेडिट कार्ड अटल जी लेके आए थे। उसका इंटरेस्ट रेट घटाना अटल जी ने ही शुरू किया था। 18% से 9% पे लाए थे। अटल जी की सरकार चली गई। इन्होंने स्वामीनाथन कमीशन बनाया। MS स्वामीनाथन अच्छे आदमी थे, आज स्वर्ग में है, बहुत बार मेरा मिलना हुआ। और उन्होंने 2 साल में इनको रिपोर्ट दी। इनकी 4 में सरकार बनी, 6 में रिपोर्ट दे दी उस आदमी ने। इनके पूरे कार्यकाल में उस रिपोर्ट को ये पैरों नीचे दबाए बैठे रहे। ड्रामा करने के लिए हुड्डा कमेटी बनाई, मालूम है ना आपको? हाँ, वो तो मोदी जी भी उस कमेटी में थे। 4 मुख्यमंत्री थे, मोदी जी नहीं थे, बादल जी थे, उद्धव भट्टाचार्य थे, नीतीश कुमार थे उस कमेटी में। और उस कमेटी की रिपोर्ट इंप्लीमेंट हुई? नहीं हुई। हुड्डा जी अपनी ही कमेटी की रिपोर्ट को इंप्लीमेंट नहीं करा पाए। 2014 के बाद, नहीं बताना लग रहा हूँ ना, दिसंबर 2010 में बीच में सवाल पूछना भी जरूरी है। पूछना पहले इस बात को, क्योंकि नहीं तो फिर ये स्पीच हो जाएगी। दिसंबर 2010 में पहले जो बात पूछी उसको पूरी करने तो फिर अगला सवाल पूछना। दिसंबर 2010 में वो रिपोर्ट आई। ये अपनी ही रिपोर्ट लागू नहीं करवा पाई, इतने कमजोर आदमी थे। और फिर हमने जो बात की, स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट लागू करो। 2 बार आपने जिक्र किया, मैं किसान मोर्चा का अध्यक्ष था, देशव्यापी आंदोलन खड़ा किया मैंने, अपनी पार्टी से घोषणा पत्र में लिखवाया। मुझे इस बात का गौरव है और मैं नरेंद्र मोदी जी को बधाई दूंगा कि उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट किया। आज अमित शाह जी थे, अमित शाह जी की जींद की रैली का भाषण सुनो, जब वो मैंने मोटरसाइकिल रैली की थी। उन्होंने उस भाषण में कहा था कि ओम प्रकाश धनखड़ ने देश भर में घूम के इसको लागू कराने का काम किया, जिस बात की आप चर्चा कर रहे थे। और आज 50% प्रॉफिट के साथ, मिनिमम 50% प्रॉफिट के साथ फसलों के दाम दिए जाते हैं। MSP अनाउंस हुआ। MSP स्टेट सब्जेक्ट है, ये एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है। स्टेट्स ने सब ने खरीदना चाहिए। हमने अपनी स्टेट में उस समय की प्रमुख 14 फसलों को खरीदना शुरू किया। आज नायब जी ने 10 और बढ़ाई, अब 24 फसलें खरीदी जाती हैं। हरियाणा पहला ऐसा राज्य है जिसने इसको नोटिफाई किया हुआ है, गवर्नर के दस्तखत से नोटिफाइड है कि हम ये सब फसलें खरीदेंगे। इसके अतिरिक्त हम जो है सब्जी बागवानी की फसलों के लिए भी, जो स्वामीनाथन में नहीं है, उसके लिए भी भावांतर भरपाई लेके आए कि हम रेट बताएंगे, उससे कम अगर आपका बिकता है तो गैप हम देंगे। एक भी किसान ने इन वर्षों में कभी सड़क पे टमाटर नहीं फेंका, सड़क पे गेंदे के फूल नहीं फेंके, सड़क पर प्याज फेंक कर नहीं गया। उससे पहले आपको दिखाई देता होगा। अभी NCRB की एक रिपोर्ट आई है सर, उसमें कहा है कि हर घंटे एक किसान सुसाइड कर रहा है। तो 2014 के बाद लगातार सेंटर में भी और स्टेट में बीजेपी की सरकार है। कुछ चीज़ें अच्छी हुई है, जैसा आपने मेंशन किया, वो हम अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन किसान की हालत अभी भी सुधरी नहीं है उस लेवल की जिस लेवल की बीजेपी ने वादा किया था, या आपका विज़न जिस तरीके से है। आपने भी, जब आप एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, आपने भी कहा कि भाई डाइवर्सिटी, क्यों आप 1-2 क्रॉप को, पैटर्न को क्यों नहीं तोड़ते? अगर आपको कुछ चाहिए, कुछ नया, या कुछ आपको डबल इनकम चाहिए, 2022 तक वादा किया था। लेकिन आज की सच्चाई तो ये, किसान परेशान तो आज भी है। देखिए, एक बात आपको समझनी पड़ेगी। हर वर्ग के साथ हर समय चैलेंजेस रहेंगे। कोई भी कभी भी परफेक्शन कभी भी नहीं आता किसी भी वर्ग के लिए। सरकार में रहने के बाद भी आपको ये बात और अच्छी से तरह समझ में आएगी, जब आपको नया सुधार करते हो तो उसके बाद नए चैलेंज आते हैं। जैसे आप पहले गाँवों में पानी नहीं था, आपने पीने के पानी दे दिया तो खाचा हो गया। आप खाचा को दूर करोगे, आप जो है वहाँ शिविर बनाओगे तो आपको वाटर की सप्लाई और बढ़ानी पड़ेगी। वाटर की सप्लाई और बढ़ानी पड़ेगी तो उसके कारण से उसकी जो उस वाटर को संभाले रखने की क्षमता, उस पर चैलेंज, ये एक के बाद एक है। आपने गाड़ियाँ बना ली, तेज़ स्पीड बना ली, पोल्यूशन बढ़ गया।
इनकम तो डबल नहीं मैं हुई। बता रहा ना, आप इनकम के बारे में आप एक आंकड़ा आज ही निकालिए, 2014 के एमएसपी और 2000 अभी जो 25 चल रहा है उसके एमएसपी अगर डबल से ज़्यादा नहीं हो, 2.5 गुणे तक भी है, दालहन और तिलहन में तो 3 गुना तक भी है। महंगाई भी तो बढ़ गई बाजरे सर। नहीं, एक मिनट, महंगाई का इंडेक्स भी निकालिए, दोनों काम करिए। महंगाई के इंडेक्स के अतिरिक्त कितनी बढ़ हो रही है उसको निकालने का काम करिए। ये आप देखिए जो कहा गया वो चीज़ें कि उसका ज़रूर आपको एक साइंटिफिक आकलन करना चाहिए कि इस समय में महंगाई कितनी बढ़ी है और उसके बाद भी एमएसपी कितने बढ़े हैं। तो ये जो काम किया ये बीजेपी ने किया और 2,000 रुपये उसके अतिरिक्त किसान सम्मान निधि के देने शुरू किए। फसल बीमा का जो है लाखों करोड़ रुपया देना शुरू किया है। और हरियाणा का किसान तो हमेशा, कंपनियां यहाँ से घाटे में गई हैं, लुट कर गई हैं। यहाँ कोई कंपनी कभी भी फसल बीमा में एक पैसा कमा नहीं पाई। किसानों को जो दिया गया, सरकार ने दिया, किसान ने दिया और जो है केंद्र सरकार ने दिया, उससे ज़्यादा हमने यहाँ उनसे लिया है। तो जो बेटरमेंट हो रहा है, नैरेटिव और सत्य पर भी ध्यान देना चाहिए। यहाँ कुछ लोगों ने इस प्रकार का नैरेटिव बनाया कि सरकार से हमारी डिस्टेंस बनी रहे और उसी का नुकसान हुआ, कम्युनिटी को भी हुआ और उसी का नुकसान इस इलाके को भी हुआ। इकोसिस्टम से दूर रखा योजना पूर्वक, केवल अपनी व्यक्तिगत राजनीति की दृष्टि से। और इसलिए अब समाज की आंख खुल गई है, इस इलाके की भी आंख खुल गई है कि इन्होंने अपनी राजनीति के लिए हमको दूर रखने का काम किया और हमको ऐसे चीज़ों में, पचड़ों में फंसाया, ऐसी चीज़ों में फंसाया जहाँ जाने की आवश्यकता थी नहीं, जो रास्ते जिसके लिए और बेहतर रास्ते थे। 2014 में सर आप मंत्री बनते हैं, पहली बार आप विधायक बनते हैं और बहुत अच्छे मार्जिन से आपकी विक्ट्री होती है। और आप ये बताइए, एकमात्र मैं मंत्री था जिसके घर पर सबके लिए भोजन था। एकमात्र मैं मंत्री था, अपनी बड़ाई करनी नीचे कान पकड़ के कर रहा हूँ। एकमात्र मैं मंत्री था जिसने कोई टाइम नहीं लिखा हुआ था, रात में भी मैं मिलता था, दिन से लेकर रात तक। एकमात्र मैं मंत्री था जिसने 5 वर्ष अपने हलके के हर गांव का दौरा किया। एकमात्र मैं मंत्री था जिसने किसी भी डिमांड को डिनाई नहीं किया, किसी भी डिमांड को डिनाई नहीं किया। हर डिमांड को, कोई आके ये कह दे कि हमारे गांव ने मंत्री रहते हुए ओम प्रकाश जी से ये मांगा था, हमें नहीं मिला। मेरी घरवाड़ी 2000 महिलाओं को तीर्थ यात्रा करा के लाई मथुरा वृंदावन की, 2 दिन के लिए ले जाती थी बसें भर भर के और जो है अगले दिन लेकर आती थी। कोई ऐसा कार्यक्रम, हजारों खिलाड़ियों खेल यात्रा, जो हर गांव का कोई तीर्थ ले आओ मेरे हलके में से, जिस तीर्थ पर जाके मैंने माथा नहीं टेका और उस तीर्थ के डेवलपमेंट में कोई काम करने का काम नहीं किया हो। मुझे लगता है, और मैं ऐसा पहला विधायक था जिसने 3 बार हिसाब दिया, लोग बुला बुला के हिसाब की किताब छाप कर दी मैंने गांव के लिए क्या काम किया है। वीडियो स्लाइड से दिखाया। 5025 विधायकों में मैं अकेला वैसा विधायक था। कैलेंडर छाप के हर घर में भिजवाया कि मैंने आपके लिए, गांव के लिए काम किया है। मैं, वो कहते हैं ना कि भाई बोला मुर्गे की तो जान गई, खाने वाले ने मज़ा भी नहीं आया। मन ने तो अपना जहारा जोर अपनी नरमी में और हाजिरी में जो लगाया, मन ने तो कोई कसर छोड़ी नहीं। इसके बाद भी बाइकी से बाइक के फर्क रह गया तो फिर मैं कुछ कह नहीं सकता। नहीं, लोगों का ये भी कहना है कि धनखड़ साहब बहुत बढ़िया सारी चीज़ें थी, लेकिन किसी काम के लिए जाते थे, सामूहिक काम तो बहुत सारे में जैसे आपने मेंशन किया, वो तो रिकॉर्ड की चीज़ है, उनको कोई डिनाई भी नहीं कर सकता, लेकिन भाई काम नहीं करते हैं। ऐसा भी लोगों का है कि भाई कोई पर्सनल काम लेके गया या कोई इशू है, उनको भाई काम नहीं करते। मुझे लगता है शायद यही फर्क लोक दल वाले जो काडर है ना, फिर हुड्डा वाले काडर है, और जो बीजेपी का जो लोकल लोग शायद नहीं बन पाए, ये भी एक कारण है। हो सकता है आप पर्सनल काम ना करते हो लोगों के। भाई साहब एक बात बताओ, आप एक बात बताओ, मनोहर लाल जी ने सारी बदलियां कंप्यूटर से कर दी थी, सारी नौकरियां मेरिट पे कर दी थी। मंत्रियों के जुम्मे कौन से काम छोड़े थे भाई? किसने कह रहा है तू कौन सा मंत्री के काम कर रहा था? लोग तो चाहते थे आपसे। नहीं, लोग चाहते हो एक अलग विषय है। सरकार ने एक अच्छा फैसला लिया और सरकार की आज सब जगह इस बात की इज्जत है। बिना खर्ची बिना फर्ची की नौकरियां लगी। आप क्या चाहते हो? इनकी तरह बंदर बाट करते, इनकी तरह रिश्वतें का झंझट चलाते और ट्रांसफ़र को जो है एक उद्योग बना देते। हमारी सरकार आई, हमने जो उस समय फैसले किए, बिना खर्ची पर्ची के नौकरी देने का फैसला किया, ट्रांसफ़र को जो है ऑनलाइन करने का फैसला किया। किसके कारण से? जिन्होंने पुरानी आदतें डाली हुई थी, अब वो उनकी आदतें, उनका संकट बने। एक नया नैरेटिव, इसलिए तो तीसरी बार सरकार आई है ना। आई तो है, लेकिन हाँ, इसलिए बिना खर्ची पर्ची, आप कहते हैं बिना खर्ची पर्ची एक बड़ा पार्टी का बहुत बड़ा नैरेटिव है ना।
बहुत बड़ा narrative है। ऑनलाइन ट्रांसफर अच्छी बात है ना, बहुत अच्छी बात है। तो फिर और क्या था, और लोगों पे कौन सा काम था, मेरे हल्के मेरे इलाके में लोग इसी काम के लिए आते थे। अब लेकिन जिन लोगों को काम नहीं हुए, उन्होंने नैरेटिव बनाया आपके खिलाफ, उसका नुकसान तो हुआ ना। अच्छा, आपका चुनाव कुलदीप वत्स के खिलाफ था या हुड्डा के खिलाफ था? बस चुनाव तो हुड्डा के खिलाफ ही रहा है। कुलदीप वस्तु क्या है, वो तो इनका एक क्या कहें उसको, एक प्रतिनिधि मात्र था। लेकिन ये क्या बात है सर कि 3 टर्म होगी, कांग्रेस पार्टी नहीं आई, हुड्डा भी नहीं आए, लेकिन लोग अब भी उनको लीडर पोजीशन ही बना दिया, हर बार चुनाव जीत भी जाते हैं इस एरिया में। फिर कहीं ना कहीं तो उनकी एक फॉलोइंग तो है। देखिए, हमेशा जो भी आदमी मुख्यमंत्री रह लेता है, चाहे वो चौटाला साहब हो, उनकी भी फॉलोइंग थी, चाहे वो भजन लाल जी थे, उनकी भी फॉलोइंग रही है अपने इलाके में, बंसी लाल जी हैं, उनकी भी फॉलोइंग रही है। और ये फॉलोइंग जो है वो सामान्यतः रहती है, नहीं रहती ऐसा नहीं है। कोई भी आदमी जब 10 साल मुख्यमंत्री के पद पर रह जाए तो उसके चाहने वाले लोग रहते हैं, लेकिन सने सने करके जब उनके नीचे, जब उनको लगता है कि अब इनका भविष्य नहीं बचा है, जैसे अब लग रहा है इनका कोई भविष्य नहीं बचा है, कितनी रखवाड़ी कर लो कोई भी भाई, अब इनका कोई भविष्य बचा नहीं है, सबके ध्यान में आ गया है। बल्कि इलाका ये मान रहा है कि इन्होंने 10 साल का हमारा नुकसान कर दिया, हमको बीजेपी की सरकार आ गई थी उसके इकोसिस्टम से दूर रखने का काम किया, इसलिए अब इनका कोई भविष्य नहीं है। क्योंकि जब बंसी लाल के परिवार को भी लगा कि अब उनकी ज़मीन नहीं बची है तो बीजेपी में आ गए, भजन लाल के परिवार को भी लगा कि उनकी ज़मीन नहीं बची है तो वो बीजेपी में आ गए, जब चौटाला के परिवार को लगा कि भाई उस प्रकार की ताकतें हमारी नहीं बची है तो वो बीजेपी के साथ आ गए थे। लेकिन बीजेपी ने इलाज सबका कर दिया। इसलिए जो है ना, वो बीजेपी एक समय की प्रतिनिधि है, समय की रिप्रेजेंटेटिव है, समय की अपडेटिंग है उसकी। कुलदीप बिश्नोई की उंगली पकड़ करके बीजेपी हरियाणा में आई थी और आप कुलदीप बिश्नोई खत्म हो गया। समय की चीजों को समझती है और समय की चीजों को समझकर उस प्रकार से आगे बढ़ती है। बीजेपी कनेक्ट करती है, बीजेपी अंतिम व्यक्ति तक पहुंचती है। बीजेपी उस वहां तक पहुंची है जहां तक मोदी जी ने ये कहा है कि मैं ढूंढ ढूंढ कर लोगों तक चीज़ें पहुंचाऊंगा। पढ़ी लिखी पंचायतें मैंने बनाई, आपको याद होगा 2.25 लाख शौचालय बने थे, प्रधानमंत्री जी ने तुरंत उस विषय को पकड़ा और आज देश में सारी जगह शौचालय बना दिए, रोजगार तो नहीं। और इसलिए जो दूसरा आप देखिए, घर घर जो है गैस पहुँचाने का काम किया, वैक्सीन सबको फ्री लगाने का काम किया, जन धन के खाते पहुंचाए। तो ये आखिरी व्यक्ति तक चीज़ें पहुंचाने की लगन जो बीजेपी में है और जिसके लिए अहिर्निशम सेवा करती है बीजेपी, दिन रात लगती है, उस कनेक्टिविटी के कारण बीजेपी वहाँ है। और बीजेपी की राजनीति सर रोजगार के ऊपर बता दीजिए, रोजगार के ऊपर बताइए, रोजगार क्यों नहीं है? जितने रोजगार इन सरकारों ने अपने समय में दिए हैं और मेरिट के आधार, थोड़ी देर पहले आप ही प्रशंसा कर रहे थे, गाँव में 20-20, 30-30, 50-50, 100-100 बच्चे लगे हुए हैं। हर गाँव में आप जाके सर्वे करो, कौन सा गांव है जिसमें बच्चे नहीं लगे हुए हैं? सारी नौकरियां मेरिट पर, एक लिस्ट आती है, जब इतनी जगह मिठाइयां बंटती है, इतनी खबरें आप सब छापते हो जो है, तो रोजगार के सर्जन में कोई कसर नहीं है। और अब तो स्वावलंबन, आत्मनिर्भर और तेजी के साथ उस पर बढ़ने वाले हैं। इस बार तो परचेजिंग पावर बढ़ाने के लिए जीएसटी जो है 2 लाख करोड़ का जीएसटी कम ले लिया सरकार ने कि हम कम ले लेंगे आपसे, कोई बात नहीं, 22 लाख करोड़ का 20 लाख करोड़ ले लेंगे। सरकार ने 12 लाख तक का वो छोड़ दिया आपको। दिवाली पर अभी है एमएसपी गेहूं का, धान का, जौ का, सब गेहूं का, जौ का, सरसों का इतने शानदार बढ़ाए हैं। तीसरी बार दिवाली बनवाने का काम किया है। तो बड़े शानदार तरीके से लोगों के बीच में सरकार रहती है और लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ाकर आत्मनिर्भर भारत की तरफ बहुत शानदार तरीके से बढ़ रही है। लेकिन हरियाणा का युवा तो कुछ और सोचता है। हरियाणा का सर 2014 में सर युवा खूब बीजेपी से खुश है और दबा के वोट दे रहा है, मुख्यमंत्री से भी खुश है। हमारा बहुत शानदार, मुख्यमंत्री के सवाल पे आते हैं सर। 2014 में मुख्यमंत्री है, असेसेबल है, और जो कांग्रेस के थके हारे चेहरों को वो अब बिल्कुल रिजेक्ट कर सर। 2014 में मुझे याद है जब असेंबली चुनाव चल रहा था तो हम सीएम की रेस में नाम लिखते थे, रामविलास शर्मा जी का, आपका नाम लिखते थे, और कहीं चौथे, पांचवें, छठे नंबर मनोहर लाल खट्टर का नाम लिखते थे, वो भी कहीं से सिफारिश लगवा के। ये मैं मीडिया वालों की बता रहा हूँ, उसमें आपका कोई वो नहीं। फिर चुनाव हुआ, फिर एकदम से मनोहर लाल जी आए, फिर सरकार बनी, आप भी मंत्री बने, बड़े पावरफुल मंत्री बने, कैप्टन अभिमन्यु भी बने। लेकिन फिर 2019 का चुनाव, ऐसा कहते हैं कि जो पार्टी के सर्वा थे, एक लॉबी थी, वो नहीं चाहता थे कि आप दोनों चुनाव जीते, और उसके बाद लगातार जो हो रहा है वो आपको पता ही है। ऐसा कुछ भी है? पार्टी बीजेपी में फ्रिक्शन है, लॉबी बनी हुई है एक दूसरे को? नहीं, ऐसी चर्चाएं करना ठीक नहीं है। आपको पता है, आपके पहले सवाल में इस बात का जवाब आ गया था कि मैं उस क्षेत्र से था जो हुड्डा का प्रभाव क्षेत्र था।
और हुड्डा साहब एक मुख्यमंत्री हम लाएंगे, इसी इलाके में लाएंगे, और इस इलाके की जन आकांक्षाओं के अनुरूप जो है लोग उस प्रकार से उनका साथ देते रहे। तो इसलिए उसमें से 85,000 वोट जो है मैंने लेने का काम किया, लेकिन 10-12 हज़ार उधर वोटें फालतू जाती रही, तो उसके कारण से एक गैप रहा। एक बार हम ले पाए उसमें से, जब वो तुरंत 10 साल की राज से उनसे नाराज़ थे, लेकिन बाद में उन्होंने एक अपेक्षा यहाँ लोगों के बीच में बना के रखी कि भाई अपना राज लाएंगे, अपना राज लाएंगे, और उस अपने राज के हर इलाके की अपनी एक जन आकांक्षा होती है। तो उसके अनुरूप ये चीज़ें हुई हैं, उस प्रकार की चीज़ें घटित हुई हैं। तो इसको इस रूप में देखना जिसमें आप देख रहे हो, ये उचित नहीं है। अलग अलग क्षेत्र में जब लोग होते हैं तो उस प्रकार के वो जो है उस क्षेत्र के अलग अलग पैटर्न वोटों के बनते हैं। इसको सब पार्टी भी समझती है, बाकी लोग भी समझते हैं। जब सर किसान आंदोलन चल रहा था तो आप तो किसान पुत्र भी हैं, आप खुद किसान मोर्चा के अध्यक्ष रहे हैं, तो आपको क्यों नहीं मना पाई बीजेपी सरकार? 13 महीने का समय लग गया, फाइनली उनकी बात मान ली गई, लेकिन 13 महीने तो बड़ा लंबा समय हो जाता है। देखिए, वास्तव में ये कहना चाहूँगा कि एक बार राज्यपाल जी की क्लिप को आप देखिए जो हंसी में बोले थे, वो दिखाइए एक बार लोगों को। ये पहली बात तो ये है कि प्रारंभ में ये आड़तियों का आंदोलन था, और ये सभी आड़ती थे जो किसान नेता बने हुए थे। इसको समझ लीजिए आप। और मैं कहूँगा, प्रधानमंत्री जी को बधाई दूंगा, उन्हें ठीक आंदोलन के बीच में जो आड़तियों का जो एक मैं कहूँगा कि कितने सालों से किसानों की गर्दन पकड़ रखी थी कि तुम्हारी पेमेंट हमारे माध्यम से मिलेगी, भारत के प्रधानमंत्री ने उस आंदोलन के बीच में किसान को डायरेक्ट पेमेंट देना प्रारंभ, डीबीटी डायरेक्ट उस आंदोलन के बीच में दिया। आज किसान बड़ा खुश है, उसको समझ में आ गया कि ये जो आड़ती बनकर किसान आंदोलन की बात करते थे। और फिर इनका जनाधार देखा आपने, जब लोगों के बीच में गए 10,000 वोट 10-10 कैंडिडेटों को नहीं मिली। लोगों के समझ में आ गया कि किस प्रकार की बात ये लेकर गए थे। और इसलिए जितना उसके बाद ये इनकी जो है उसकी जो बात सामने आई है, पोल खुली है, वो उससे बड़ी तो किसी बात की नहीं खुल सकती। इसलिए उनकी नीयत, उनकी सोच प्रधानमंत्री जी की किसान के लिए अच्छी थी, और लगातार उन्होंने किसान के लिए अच्छा काम किया है। इसलिए ये जो आंदोलन चला, उसमें आप राज्यपाल जी का बयान ही सारी बात क्लियर कर देता है। किसी के ध्यान में आ जाए कि वो आंदोलन किस निमित्त था, वो क्या सोच कर आंदोलन कर रहे थे, उसको बयान को दिखाइए, आप रिपीट कीजिए आपके यहाँ। सर मैं अपने बयान की बात नहीं कर रहा, अपने शब्दों की बात नहीं कर रहा। मैंने तो 13 महीने उस किसान आंदोलन को नहीं, कवर किया। मैं राज्यपाल जी को मेरे इसके बीच में दिखाइए आप उनका वो बयान। आपके पास क्लिप होगी ना वो? जी बिल्कुल क्लिप है। हाँ। 2000 जो आपको ध्यान में है ना क्या बोल रहे थे? मैं 13 महीने किसान आंदोलन, जब किसान यहाँ एंटर कर रहे थे तो पुलिस ने लाठियां भी बरसाई थी उनके ऊपर, हर जगह बरसी थी, रातों रात फिर भी वो बॉर्डर पर आकर रुक गए थे। तो पुलिस की बर्बरता भी तो हुई थी, वो भी तो आप लोगों को देखिए भैया, जितनी सॉफ्टनेस से और जितने अपनी, जिसको कहूँगा, जितनी अपनी छाती पर बैठाकर सरकार ने उस आंदोलन को लिया, कोई दूसरी सरकारें नहीं ले सकती थी। क्या सरकार के पास ऑप्शन था? ऑप्शन था सरकार के पास? एक मिनट भैया, ऑप्शन क्या था? ऑप्शन तो कुछ था ही नहीं सरकार। इंदिरा गांधी का समय देखा था आपने, कैसे आंदोलनों को डील करती थी? गोरक्षकों का आंदोलन देखा था, कितने कितने बाबे मारे गए थे। इन कांग्रेसियों ने सिखों पर कितना कत्ले का काम किया था, वो मालूम है? 84 के दंगे। इन कांग्रेसियों के वो पाप याद है? इन्होंने धर्मस्थलों तक नहीं बख्शा था, टैंक चढ़ा दिए थे ब्लू स्टार ऑपरेशन में। सलाम कीजिए मोदी जी की विनम्रता और धैर्य और पेशेंस को। ये आदमी बहुत पेशेंस वाला, पेशेंस भी इस शख्सियत की ताकत है। आपने देखे नहीं है? ऐसे चीजों को भूल गए आप, या आपकी उम्र छोटी थी? ब्लू स्टार ऑपरेशन याद है? कितनी उम्र के थे 84 में आपको? मुझे याद है वो ऑपरेशन, मैं कॉलेज में पढ़ता था। अपने ही देश में किसी धार्मिक स्थल पर टैंक चढ़ रहे हैं, मिलिट्री उतर रही है। ये किया कांग्रेस पार्टी ने, ये किया श्रीमती इंदिरा गांधी ने। टैरो गड़े में टैर डाल के सिख जलाए गए थे। याद कीजिए उस पाप को, कपा देने वाला वो याद कीजिए, जितने संत मारे थे गोरक्षक आंदोलन में। क्या बात करते हो? मोदी जी तो बहुत ही पेशेंस वाले व्यक्ति हैं। उन्होंने इतनी पेशेंस के साथ इन सारी चीज़ों को जो है अपने ये मान के कि ये मेरा ही परिवार है, मेरा ही कुनबा है, और उसके साथ, उस पेशेंस के साथ लाल किले तक के, उसके बावजूद उस पेशेंस के साथ और इतने आदर के साथ उस आंदोलन को स्वीकार किया। ये आंदोलन आपका हक है, आप कर सकते हो। और उस कितने आदर से उसको, गुरु नानक जी के उसको निपटाने का काम किया।
कि आपको लगता है कि मेरी बातें अभी सही नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं वापस लेता हूँ। वेरी ग्रेसफुल। इतनी ग्रेस किसी प्रधानमंत्री में होना आसान नहीं है। अहंकार से भरे हुए प्रधानमंत्री देखे इस देश में, मैंने अभी जिक्र किया आपको। तो लेकिन पंजाब भी मोदी जी को नहीं समझ नहीं पाया। मोदी जी को खूब अभी भी मैं देख रहा हूँ, बाढ़ के समय में कितना प्रेम, मतलब 32 राज्य मंत्रियों का दौरा एक बार, अभी दूसरी बार जा रहे हैं, एक एक जिले को संभाल रहे हैं। और मैं प्रशंसा करना चाहूँगा, बहुत सारे हिंदू संत जा कर, रितेश्वरानंद जी को मैंने देखा, रामदेव जी भी कल परसों गए हुए थे, कितने ही जो है जा के, और हमारे रामपाल जी महाराज वाले ने भी, इन्होंने भी काफ़ी काम किया है। हर डेरा किसी न किसी रूप में लगा है पंजाब की बाढ़ में काम करने के लिए। पूरे देश ने जिस प्रकार से उसको संभाला है, और मोदी जी ने खुद भी गए और अपने सभी राज्य मंत्रियों की ड्यूटी लगाई हुई एक एक जिले को संभालने के। 15 तारीख से पहले देश के हर राज्य मंत्री के 32 मंत्रियों की लिस्ट है जिनके 2-2 दौरे हो जाएंगे। अभी कुछ समय बाद पंजाब में चुनाव भी है। नहीं होगा, चुनाव तो चलते ही रहते हैं देश में। 4 महीने बाद कहीं ना कहीं चुनाव है। कितनी बार इसका आकलन करोगे, तो चला ही हुआ है। कहीं ना कहीं चुनाव एक होता है, अगला आता है, एक होता है, अगला आता है, एक होता है, अगला आता है, चलेगा। फ्लड के कारण अपने यहाँ भी नुकसान काफी हुआ, यहाँ तो किसानों को कुछ नहीं मिला। देखिए, क्या पंजाब के बराबर का नुकसान हुआ आपका? पंजाब में 13 डिस्ट्रिक्ट में हुआ, 13 डिस्ट्रिक्ट में हुआ। एक मिनट भैया, ऐसा नहीं है। पंजाब में 4,32,000 क्यूसेक, 4,41,000 क्यूसेस पानी आया है। 2-2 फीट मिट्टी लोगों के घरों में खड़ी हो गई। हमारे पास पानी आया है, हमारे खेतों में भी आया है, हमारी पूरी ज़मीन पर नहीं आया है। कुछ इलाके में नुकसान हुआ है, क्षतिपूर्ति पोर्टल पूरा खुला हुआ है, और उसके कारण से जो भी जल्दी से जल्दी कैसे पानी निकाला जाए, उसके लिए पूरी तन्मयता के साथ सरकार ने काम किया है। कोई कसर नहीं छोड़ी है नायब सरकार ने। डॉक्यूमेंटेशन बहुत किसान के लिए हो गया है, बहुत, मतलब ऑनलाइन। आपको पता है किसान पढ़ा लिखा कम है, फिर स्मार्टफोन यूज़र भी कम है, फिर डॉक्यूमेंटेशन इतना हो जाता है, उसको सरलता, आपको लगता नहीं कुछ सरल तो करना चाहिए किसान के लिए? अगर उसके हक हकूक देने हैं ना, तो डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अगर डॉक्यूमेंटेशन ठीक से नहीं हुआ ना, तो उसका हक हकूक नहीं मिलता। उसके घर में ही लोग ले जाते हैं। फसल का मुआवजा आता है, कोई एक भाई ले जाता है, साझे की ज़मीन है तो 3-4 वेट करते रह जाते हैं। इसलिए जिसके नाम है उसके नाम का डॉक्यूमेंटेशन उसके हक में है। जिसकी फसल है उसको बेचने का हक हकूक उसके हक में है। जिसका खाता है उसके पैसे उसके खाते में जाना, उसका डॉक्यूमेंटेशन बिना डॉक्यूमेंटेशन के नहीं कर सकते। ये जो चलता था ना पहले, सरकारी सुविधाएं नहीं मिलती थी, इसलिए डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं थी। जब आपको डायरेक्ट पैसा भेजना है तो डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। मुझे पता होना चाहिए सत्संग की कितनी ज़मीन और सत्संग कितना अनाज बेच सकता है और कितना अनाज बेचेगा। आपकी फसल का अगर नुकसान हुआ है और आपकी फसल का मुआवजा अगर आपके हाथ में नहीं गया, और साझे का खाता है आपकी ज़मीन का, और आपका एक भाई चढ़ा गया सारा, वो लेकर, और बाद में आप चक्कर काटते फिर रहे हो, डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगा तो डायरेक्ट बेनिफिट नहीं पूछेंगे। डायरेक्ट किसान इस बात को समझ रहा है और बड़े प्यार से वो डॉक्यूमेंटेशन को एक्सेप्ट करते हुए, ठीक है, नई लिटरेसी जब भी आती है, चैलेंज आते हैं, सबके लिए आते हैं, उन्होंने सीख कर आगे बढ़ गया है वो। और इसलिए डायरेक्ट बेनिफिट हमेशा डॉक्यूमेंटेशन के साथ होगा। न्याय, आर्थिक न्याय डॉक्यूमेंटेशन के साथ होगा, नहीं तो क्लेम ही नहीं कर पाएगा। धनखड़ साहब, आपकी 2014 में जब मुझे याद है सीएम रेस में हम करते थे, तो कभी कभी वो चीज़ आपको लगता है कि एक वो होता है कि भाई राजनीति में है, इतने लंबे समय से हैं, नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स में भी आपका अहम हिस्सा है, और प्रधानमंत्री जी के साथ आपकी बहुत पर्सनल इक्वेशन है, तो हरियाणा की बागडोर बीजेपी कभी किसी जाट को भी दे सकती है मुख्यमंत्री के तौर पे? देखिए, बीजेपी जातिवाद में नहीं देखती है, और बीजेपी का इस प्रकार का जातिवाद का कोई संबंध नहीं है। और इसका उदाहरण नायब सिंह जी हैं। सैनी समाज की तो 1-2 सीट आती है, और नायब हमारा मुख्यमंत्री है, लोकप्रिय मुख्यमंत्री है, पॉपुलर मुख्यमंत्री है, पूरा हरियाणा उसको चाहता है। खट्टर साहब से ज़्यादा चाहता है, हर वर्ग उसको चाहता है। उनकी एक्सेसिबिलिटी अच्छी है, वो ज़्यादा मुस्कुराते हैं, वो ज़्यादा आराम से लोगों को मिलते हैं, आधी रात में भी मिलते हैं, अलग अलग गुण होते हैं। खट्टर साहब की कुछ चीज़ें, योजनाओं के बारे में अच्छे गुण थे, नायब सिंह जी की ये उसमें और कुछ प्लस हो गया है। हर आदमी की अपनी पर्सनैलिटी है। खट्टर साहब भी बड़ाई कर रहे हैं नायब की, भी अच्छा मिलने जुलने वाला मुख्यमंत्री है, मुस्कुराने वाला मुख्यमंत्री है। इस नाते से वो बहुत शानदार काम कर रहे हैं। इसलिए बीजेपी जातिवादी में उसमें विश्वास नहीं करती। खुद मोदी जी जिस परिवार से आए, कितनी जाति थी गुजरात में, तो आप ये समाज तो बहुत छोटा समाज था। इसलिए ये जो वर्गों के हिसाब से जो बंटवारे का जो दिमाग में वो जो डाला हुआ था, भारतीय जनता पार्टी उस प्रकार से नहीं सोचती है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस पर चलती है।
और इस प्रकार की खेमीबंदी की राजनीति करने वालों को ये बात उतरने में, दिल में उतरने में समय लगता है। और इसीलिए ऐसी ही चीज़ों के कारण से बीजेपी के इकोसिस्टम से दूर रखने का काम किया इन लोगों ने। यही षड्यंत्र है। नहीं तो गुण मिल जाते, साथ चलते, सबके साथ चलने का काम, सबके साथ चलने का काम। आपका सपना है हरियाणा का मुख्यमंत्री बनना? सबके साथ चलने का जो है वो रास्ता खोलना चाहिए था। मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता हूँ। मोहन भागवत जी ने कहा है, जिसको चाहिए वो यहाँ नहीं आए, वो अपना भी नुकसान करेगा और हमारा भी नुकसान करेगा। जिसको देना है वो यहाँ आए। मैं 1978 से स्वयंसेवक हूँ। संघ की 100 साल की यात्रा है। मैं यहाँ कुछ मांगने और लेने नहीं आया। मिल जाए तो मैं अपने सामर्थ्य से नहीं, मैं अपने सामर्थ्य से जो भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, अखिल भारतीय स्वदेशी जागरण मंच, जहाँ जहाँ मैंने काम किया है, जो अपने सामर्थ्य से अर्पित कर सकता था वो मैंने अर्पित करने का प्रयास किया है। हमें इस बात में कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम पर क्या दायित्व है। मेरी जो आज किताब आपको भेंट करी है ना, पढ़िए, रहो निराकार में। आकार बना के मत रखो, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। नहीं, रहो निराकार में, कर्म सरोकार में। जो पार्टी आपको काम देती है उस काम को मस्ती के साथ गीत गाते हुए करे जाओ। ये हमारा संस्कार है। अभी आरएसएस ने 100 साल पूरे किए हैं और आप भी आरएसएस से पुराने जुड़े हुए हो। कुछ लोग तो अभी जुड़े हुए हैं जो ज़्यादा एक्टिव हैं, लेकिन आप तो बहुत पहले से जुड़े हुए हो, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 47 साल हो गए मेरे को जुड़े हुए। 100 साल की यात्रा में 47 साल का उस यात्री मैं भी हूँ। उस जगन्नाथ के रथ के साथ मैं भी चल रहा हूँ। 78 में स्वयंसेवक बना और मैंने कुछ साल संघ का काम किया। फिर कॉलेज में आया तो एबीपी का कार्यकर्ता बन गया और 16 साल एबीपी का काम किया। बीच में एबीपी के काम के साथ साथ 3 वर्षों तक स्वदेशी जागरण मंच का भी मैं संयोजक था। 8 साल एबीपी का अखिल भारतीय पदाधिकारी था। 96 से बीजेपी में आ गया और अब मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। मेरे लिए सौभाग्य की बात यह है कि मुझे अपने समय के सबसे शानदार लोगों को साथ काम करने का मौका मिला, चाहे वो संघ में थे, चाहे वो बीजेपी में है। ये मेरे जीवन की उपलब्धि है। मैं ऐसे महान लोगों के साथ काम करने का मौका मिला, चाहे वो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, अभी अमित शाह जी हैं, चाहे वो पूर्व प्रधानमंत्री जब अटल बिहारी वाजपेयी थे तो भी मैं पार्टी का नेशनल सेक्रेटरी था। अडवाणी जी उस समय नेता थे तो मैं उनके साथ भी काम कर। एबीवीपी के जो टॉप लीडर मदन दास देवी जी, जो आज सर कार्यवाह हैं, वो हमारे संगठन मंत्री होते थे एबीवीपी के। दत्तात्रेय होस बोले जी, तो अपने समय की दत्तोपंत ठेंगड़ी जी के साथ में स्वदेशी जागरण मंच का काम करता था। मैं इस बात में अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैंने अपने समय के ऐसे महान शख्सियतों के साथ उनके पास बैठ के सीखने का और काम करने का मौका मिला है। मोदी जी को आप तब से जानते जब वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर नहीं थे, हरियाणा के प्रभारी थे, और उस समय आप कुछ एक आधी घटना जिक्र कर सकते हैं? कोई एक आधी बात ऐसी जो, मतलब उस समय तो आपकी दोस्ती अलग बात थी, क्योंकि राजनीति से थोड़ा सा, क्योंकि मतलब जिम्मेदारियां नहीं आई थी उस लेवल की। मैं 96 में बीजेपी में आया। गोविंदाचार्य जी हमारे एबीपी में भी हमारे साथ काम करते थे। उस समय वो जनरल सेक्रेटरी थे, मोदी जी नेशनल सेक्रेटरी थे। और जब ये हुआ कि मैं बीजेपी में आ गया हूँ तो गोविंद जी ने मुझे कहा कि पिछले कमरे में नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं, उनको मिलकर आओ, उनको हरियाणा देखते हैं। तब मैं उनको पहली बार मेरी मुलाकात हुई, नमस्ते हुई, मैं मिला। फिर मैं उनके ही नेतृत्व में मैं यहाँ पर पहले भिवानी जिला अध्यक्ष बना। फिर मैं हरियाणा का जो है जनरल सेक्रेटरी रहा 2 बार जब वो यहाँ प्रभारी थे, और फिर मैं नेशनल सेक्रेटरी बना जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री होकर गए। तो बहुत नज़दीक से काम करने का मौका मिला। मैं ये कहूँगा आपके इस चैनल के माध्यम से कि सबसे अच्छा सीखने का मौका 2 लोगों से मिल सकता है। 2 लोग अपने समय के सबसे ज़बरदस्त एनर्जी इन्वेस्टर हैं, नरेंद्र मोदी, बाबा रामदेव, जो बिल्कुल साधारण घरों से आए हैं, जिनके पास कोई भी दूसरा रिसोर्स ही नहीं था, केवल और केवल अपनी एनर्जी ही थी। और इन दोनों व्यक्तियों ने अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट करके अपने अपने क्षेत्र में शिखर पर पहुँचे हैं। और मोदी जी तो लगातार प्रधानमंत्री उसको मेंटेन कर रहे हैं, विश्व नेता के रूप में उभरे हैं, और आज भी वो एनर्जी को लगातार इन्वेस्ट करते हैं। आपके पास सबसे अमूल्य रिसोर्स आपकी एनर्जी है। उन्होंने कभी भी अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं किया। उस समय क्या गाड़ी वाड़ी में ट्रैवल करते थे आप और लोग? दूसरी बात जो मैं कहना चाहूँगा, उनका हमेशा एक मंत्र था, नेक्स्ट लेवल। कुछ भी आपने किया है, आज आप मेरा पॉडकास्ट कर रहे हो, इससे अच्छा कैसे हो सकता था।
वो इसकी बात करेंगे। आपने क्या किया केवल इस पर बात नहीं करेंगे। आपने कोई भी काम किया इससे अच्छा और कैसे हो सकता था, नेक्स्ट लेवल। तीसरा उनका मंत्र रहता था हाईटेक। उस समय हमको मोबाइल फ़ोन दिलाए उन्होंने 96 में, जब चैनल नहीं, वो सब जगह नेटवर्क भी नहीं था। मैं तो टीचर था उस समय। मैंने कहा मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है। कौन सी कंपनी का? 2000 पैनासोनिक, बड़ा सा डबला सा आता था, हाँ। वैसे वो निकालते थे। तो मैंने कहा मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है कि मोबाइल फ़ोन की कॉल के पैसे भी मैं दूँ। तो मोदी जी ने दिलाया आपको? उन्होंने कहा कि नहीं, पार्टी से लो। हाँ, मतलब पार्टी से पार्टी से मोदी जी के अनुशंसा। उन्होंने कहा कि सब कंप्यूटर लो। अच्छा। अपने घर में सब फैक्स लगाओ, जब ईमेल इतना पॉपुलर नहीं था। फैक्स लगाओ। फैक्स लगाया घर में, कंप्यूटर लिया। नायब जी से हम सीखते थे, नायब जी को हमसे ज़्यादा आता था, कंप्यूटर ऑपरेटर थे। हाँ, तो हम उनसे फ़ोन करके पूछते थे। तो हमारे इस तरह से गुरु है वो उस मामले में भी कि हम पेज मेकर में कैसे काम करें, एक्सेल में कैसे काम करें। लगातार फ़ोन करके पूछते थे कि इतना तो मैंने कर लिया, यहाँ मामला अटक गया। अच्छा, कभी कभी याद आती है नायब सैनी जी आज मुख्यमंत्री हैं, मोदी साहब तो प्रधानमंत्री हैं, कि वो दिन भी थे, कितना मतलब एक्सेसिबिलिटी भी कितनी आसान थी, कितने अच्छे दिन थे वो भी। आज तो ऑब्वियसली बहुत अच्छे दिन। देखिए आज भी एक्सेसिबिलिटी है। नहीं, आपके तो ऑब्वियसली होगी, मैं कह रहा हूँ वो दिन भी थे और एक आज के दिन है। नहीं, हर एक की अपनी स्वभाव में कुछ फर्क आया दोनों के? अपने की हर एक की अपनी जीवन की एक यात्रा है। हर आदमी को भगवान ने एक अलग क्वेश्चन पेपर दिया है। सब ने अपना अपना क्वेश्चन पेपर सोल्व करना है। सब अपना क्वेश्चन पेपर सोल्व करते हुए आगे बढ़ते हैं। ये बहुत पहले से ही हमको ये बहुत विद्वान लोगों ने ये बताया कि सबकी एक अपनी यात्रा है और सबकी यात्रा साधारण से शुरू होकर असाधारण तक जाती है। किसकी कहाँ तक जाती है वो अपनी एनर्जी इन्वेस्टमेंट से, सिचुएशन को स्मार्ट वर्किंग से और भाग्य से, इन सब को मिलाकर कौन कहाँ तक पहुँचता है वो उसकी अपनी एक यात्रा है। और सबकी यात्रा साधारण से ही शुरू होती है, सब बड़ी बड़ी यात्राएं। मोदी जी की भी बहुत साधारण से शुरू हुई, नायब जी की भी बहुत साधारण स्थिति से शुरू हुई, हम सब लोगों की यात्रा भी गाँव के स्कूल में पढ़ के बहुत साधारण स्थिति से शुरू हुई। तो सबकी अपनी अपनी यात्राएँ हैं और उस यात्रा पर सब अपना बेस्ट देते हुए आगे बढ़ते हैं। मोदी जी का एक और ख़ास गुण है, वो सबको सीखना चाहिए। मोदी जी कभी भी अपने ज्ञान पर उन्होंने कोई अहंकार नहीं किया। वो जहाँ से भी ज्ञान मिलता है तब भी स्वीकार करते थे, अब भी स्वीकार करते हैं। रामायण की चौपाई उन पर बिल्कुल फिट है। सिमट सिमट जल भरई तालाबा, ज्यों सद्गुण सज्जन पे। सब जगह से ज्ञान को प्राप्त करके उस ज्ञान का कैसे देश के लिए उपयोग हो सकता है, दल के लिए उपयोग हो सकता है, उसको लेकर आगे बढ़ते हैं। ये गुण उस समय जब हमारे साथ काम करते थे तब भी उनमें थे और इसी कारण से वो इतने ऊंचे स्थान तक वो पहुंचे हैं। धनखड़ साहब, अभी हम इंटरव्यू को रैप अप कर रहे हैं, उससे पहले मैं बस लास्ट सवाल आपसे पूछ लूं, जो कि जनता का सवाल है, क्योंकि जनता में हम घूमते तो कहीं ना कहीं से याद आता है कि फाइनली बीजेपी ऐसा क्या करे कि जाटों की नाराज़गी दूर हो जाए। देखिए मुझे लगता नहीं केवल यहाँ आप 8 सीटें छोड़ दो, आपको भी वो दिमाग पे वो असर आ गया जहाँ यहाँ बैठे हुए हो। बाकी हरियाणा में कहाँ है, सब जगह से आए हुए हैं, सब खूब अच्छी सीटें दी हैं। दादरी में 2 सीटें हैं, दोनों सीटें दे रखी हैं। आप देखेंगे कि सब जगह भिवानी की सीट दे रखी है, सोनीपत में से सीटें दे रखी हैं। आप ये जो सोच है ना, ये कूप मंडूक वाली सोच है। ये जज्जर रोहतक लोकसभा वाली सोच में आप उसी में आपके कई सारे सवाल भी ऐसे थे। आप उस सोच से बाहर निकलो और पूरे हरियाणा को एक बार देखोगे तो वो मुद्दा ही नहीं है, वो बात ही नहीं है। और इनके भी समझ में आ गई कि जो आपने उड़ान की कोशिश कर रहा था, हम ले आवांगे, मारा, इनका जहाज कितना उड़ता, इनकी गाड़ी रोहतक तक भी आगे नहीं जाती। इन लोगों को समझ में आ गई, सब चंडीगढ़ गाड़ी में बैठेंगे या रोहतक तक भी आगे नहीं लग रहा है। सर, ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेशनल सेक्रेटरी, हरियाणा सरकार में रहे मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ जी। धनखड़ साहब ने खुल करके जवाब दिए हमारे सभी सवालों के। धनखड़ साहब, आपका बहुत बहुत आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया।